हे कॉलेस्टिंस, आज हम बी ए जी ए 182 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे एंड जिसका टाइटल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गाइस, हमने इस चैप्टर का 2 वीडियो लेक्चर पहले से ही कवर कर लिया। आज हम इसका तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस। आज हम ये देखते हैं कि आखिर बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस को हम कैसे एज अ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं एंड ये कैसे इफेक्टिव होता है एक कम्युनिकेशन में। Now, facial expression is a fundamental contributor to effective communication and sometimes referred to as a visual code. तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जिसे हम विजुअल कोड भी बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अपने कॉर्ड वोकल कॉर्ड से बात करते हैं, बट जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारा टोन ऑफ वॉइस है, हमारी पूरी बॉडी कम्युनिकेट करती है। एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान एक जो मेयर था वो डिनाइज कर रहा था ये जानने के लिए कि उसे ब्राइब दिया गया था, उसे रिश्वत दी गई थी, बट जब कैमरा ने उनकी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस की, उनके हैंड पे फोकस की, तो वो थोड़े नर्वस थे एंड उससे पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे थे। तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो हमें ये बताते हैं कि कई कबार हम ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं कर सकते जो हम सुनते हैं, बट अगर हम उसके बॉडी लैंग्वेज को देखें, अगर हम उसके जेस्चर पोस्चर को ध्यान से समझे, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज से हम पकड़ लेते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है या फिर तू सच बोल रहा है। ओके, बॉडी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड्स नहीं होते, कोई भी वोकैब्स नहीं होता, सिर्फ बॉडी पोस्चर होता है। आपका जो भी बॉडी पार्ट कम्युनिकेशन करने में रिलेटेड है, आपका हैंड हो गया, आपका फिंगर हो गया, आईज हो गया, कुछ भी जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, आपके लिप्स, आपके चिन, ये सब एक बॉडी पार्ट बॉडी कम्युनिकेशन करते हैं एंड इसके हेल्प से हम एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। हर जगह पे ये बॉडी लैंग्वेज वाला कम्युनिकेशन आपका अवेलेबल होता है। आप कहीं भी देख लो, छोटा बच्चा भी जब जन्म लेता है, बॉर्न होता है, तो वो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है अपने बॉडी लैंग्वेज से। वो हाथ पैर हिलाता है, भूख लगती है तो रोता है, ये सब वो अपने बॉडी लैंग्वेज से करता है। उसे वर्ड्स तो नहीं आते, पैदा होते साथ वो स्कूल तो नहीं चले जाता, बट वो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करता है। हम आसपास हर जगह बचपन से सीखते आते हैं बॉडी लैंग्वेज को। हमें अगर मॉम डांट रही है या डैड डांट रहे हैं, तो अब अगर हमें उनको बताना है कोई चीज़, तो हम हाँ या ना में सर हिला करके बता देते हैं, क्योंकि हम उसे में कुछ बोलेंगे तो हमें और बढ़ेगी, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। कहने का सेंस बस इतना सा है कि बॉडी लैंग्वेज वाले कम्युनिकेशन से हम बिल्कुल घिरे हुए हैं। हम हर जगह, हर सेक्टर, हर समय उसे यूज़ करते हैं। हर जगह आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपका जेस्चर पोस्चर बिल्कुल देखा जाएगा। ठीक है, आप स्कूल में हो, आप क्लासरूम में हो, आप प्लेग्राउंड में हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप थिएटर में हो, कहीं भी हो, आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है। कहा जाता है ना कि एक बॉडी लैंग्वेज जिसकी अच्छी होती है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है एंड वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लेता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव है कम्युनिकेशन में। अब वर्ड्स के साथ तो प्ले एंड फास्ट लूज अब वर्ड्स के साथ तो कुछ भी अरेंज कर दोगे, है ना। अब वर्ड्स के साथ कितने भी दिमाग से खेलोगे, बट अब बॉडी लैंग्वेज के साथ सच या गलत नहीं कर पाओगे। अब अगर सच हो तो आप बॉडी लैंग्वेज एक सच वाला ही दोगे एंड गलत हो तो बॉडी लैंग्वेज एक गलत वाला ही दोगे। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही इफेक्टिव है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड काइनेसिक्स। तो जो साइंटिफिक स्टडी है बॉडी लैंग्वेज की उसको काइनेसिक्स बोला जाता है। ओके, ना आई कांटेक्ट। अब हम आई कांटेक्ट देखते हैं, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का ही फैक्टर है। हमारे बॉडी लैंग्वेज के जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें आई कांटेक्ट रिलेटेड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। कई कबार हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उसका आई कांटेक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं उसे नज़र से नज़र मिला लो। कई बार हमारे स्कूल के टीचर्स भी बोलते हैं, हमारे बिजनेस मीटिंग्स में, हमारे प्रेजेंटेशंस में हमें ऐसा बोला जाता है, यार एटलीस्ट नज़र तो मिलाओ। तुम जब तक नज़र नहीं मिलाओगे तब तक तुम्हारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होगा, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, कितना अच्छे से बोल रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो। तो ये जो नज़र मिलाना होता है ना, आई कांटेक्ट, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, या फिर बोला जाए बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है एक कम्युनिकेशन में। आइज़ को विंडोज़ ऑफ द सोल बोला जाता है, आत्मा की खिड़की। ठीक है, ये हर चीज़ रिफ्लेक्ट करता है हमारे अंदर जो भी है। बहुत बार जब हम कम्युनिकेशन करने में नर्वस फील करते हैं या फिर जब हम अंदर से नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो हम बहुत बार आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। इमेजिन करो आपका फर्स्ट स्पीच इन द स्कूल। आप अगर स्कूल में थे बचपन में तो आपने कभी तो स्कूल स्पीच दिया होगा स्टेज पे चढ़ करके, तो वो जो मोमेंट होता है वो बहुत ही नर्वसनेस वाला मोमेंट होता है। भाई आई कांटेक्ट बना ही नहीं पाते अपने सामने जितने ऑडियंस है उससे, एंड कुछ भी निकल जाता है मुंह से।
तो ये जो आई कांटेक्ट है ये बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपका कम्युनिकेशन बेटर करने में। आप कितने अच्छे से अपनी फीलिंग समझा सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा नर्वस है बात करने में तो वो अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा, एंड हमें इससे समझ में आ जाता है कि वो नर्वस है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो डर रहा है, या फिर वो बात करना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें आई कांटेक्ट हमें बता देती है। जब भी अब देखो, आई कांटेक्ट के कुछ फैक्टर्स तो हैं जो कि हमें अच्छे लगते हैं, मतलब जो हमारे लिए गुड है कि हमें आई कांटेक्ट से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये आई कांटेक्ट एक ऑफेंसिव लुक भी क्रिएट करता है। इमेजिन करो आप क्लासरूम में हो, थोड़ी सी मिस्चीवियस बिहेवियर कर दे एंड टीचर उसके बाद होल लेक्चर आपको घूरते रहे, कितना ऑफेंसिव हो जाएगा वो आई कांटेक्ट। एक आई कांटेक्ट ना रख करके एक ऑफेंसिव आई कांटेक्ट बन जाएगा, जिसमें सामने वाला बच्चा वो तो डरेगा ही एंड टीचर उसको डराएगा। तो ये जो आई कांटेक्ट है ना, अगर इसको अच्छे से किया जाए तब भी ये अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट क्रिएट करता है, नहीं तो ये एक ऑफेंसिव आई कांटेक्ट भी क्रिएट करता है। ओके, तो कई कभार ऐसा होता है जब कभी कोई भी बिजनेस मीटिंग कर रहे, प्रेजेंटेशन दे रहे, या फिर स्कूल में स्टेज पे खड़े होकर के स्पीच दे रहे हैं, है ना, या फिर डिबेट में है, तो कई कभार ऐसा होता है कि अपने नर्वसनेस के कारण हम किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को, एक पार्टिकुलर बॉय या गर्ल या फिर एक ग्रुप को घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता उस समय क्या करना है। अंदर से अपनी थॉट्स भी निकालने हैं, बातों को भी रखना है एंड अपने बॉडी लैंग्वेज को भी समझना है। तो उस समय बहुत ही ऑफेंसिव रोल प्ले हो जाता है, करना कुछ और चाहते हैं हम, कर कुछ और जाता है, एंड जैसे जैसे वो जो नर्वसनेस है वो बढ़ते जाता है, हमारा परफॉर्मेंस और ख़राब होते जाता है। तो ये जो आई कांटेक्ट है इसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ता है। अगर जो स्पीकर है ना, जो स्पीकर है वो आई कांटेक्ट को अच्छे से यूज़ करना समझ गया, वो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ गया एंड वो उसको अच्छे से कर पाएगा। तो आई कांटेक्ट का डिफरेंट फैक्टर्स है। एक तरह का आई कांटेक्ट और भी होता है जिससे हम स्पेशल लवर्स के लिए बुक्ड रखते हैं, ठीक है। रिजर्व होता है वो, जैसे कि आंखों में देखना, आप मेरी आंखों में देख के बात करो कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना प्यार है, तो वो एक अदर फैक्टर है, हम उस पर उतना गौर नहीं करते, ये सिर्फ एक समझाने के लिए। बट जो डिफरेंट आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या तो अगर हम उसे अच्छे से करें तो हमारे लिए गुड रोल प्ले कर सकता है, एंड अगर थोड़ा भी इधर उधर करे तो वो एक ऑफेंसिव आई कांटेक्ट क्रिएट कर सकता है। इमेजिन करो कि इंटरव्यू है ना, कोई इंटरव्यू ले रहा है किसी पर्सन का, एंड जब तक उससे क्वेश्चन पूछा ना जाए वो पर्सन उस इंटरव्यूअर को देखते जाए, है ना, उस जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते जाए, तो कितना ऑफेंसिव हो जाएगा, एक एग्रेसिवनेस बिहेवियर सामने आएगा, चिकी बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर सामने आएगा, एंड हो सकता है कि वो जो डीम होगा या फिर कोई भी प्रिंसिपल बॉस वो उस इंटरव्यूअर को हटा दे, रस्टिकेट कर दे। तो ये जो आई कांटेक्ट है इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारे सोसाइटी में हम एक सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल्स है, कुछ बॉडी लैंग्वेजेस के, जिससे कि हमें समझ में आता है कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। जैसे कि मेंटेनिंग आई कांटेक्ट बनाना, जिससे ये भी समझ में आता है कि आप बात करने में बहुत इच्छुक हैं, आपको बात करना है, या फिर आपका बोल्डनेस, आप कितने बोल्ड हो, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अंदर से। वैसे ही आँख को इधर उधर लुकिंग इधर शिफ्ट करना, उसका मतलब डिसएग्रीमेंट, आप उसके बातों से सहमत नहीं हो, इम्पेशेंट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लुकिंग डाउन, नीचे देखना, उसका मतलब होता है शाइनेस, नर्वसनेस, आंखों को बंद रखना, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अपने आईब्रो को थोड़ा ऊपर उठाना, जिसका मतलब होता है सरप्राइज। तो ऐसे बहुत सारे आइज एंड फेसेस लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारे सामने वाला पर्सन यूज़ करता है एक कम्युनिकेशन में, एक कन्वर्सेशन में। ऐसे ही डिफरेंट और भी फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे कि आपका लिप्स हो गया, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर हो गया, जिसमें कि रविन वन आई, आप अगर अपने आंखों को मसलते हो कॉन्वर्सेशन के बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में, तो हो सकता है सामने वाले को ये फील हो कि आप बहुत बोर फील कर रहे हो। अगर आपके हाथ खुले हुए हैं बात करते समय, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करते समय, तो आपके अंदर बहुत ओपननेस है, आप कुछ भी सेक्रेट टाइप का कुछ नहीं रख रहे, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो है। अब देखते हैं पॉस्चर। पॉस्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड कम्युनिकेशन करने में। अगर आप बिजनेस मीटिंग में हो, ठीक है, या फिर अपने स्कूल के मीटिंग में हो, डिबेट टीम में हो, कहीं भी हो, आप बैठे हो चेयर पे, अगर आपका पॉस्चर अच्छा नहीं है, बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, खड़े रहने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वो एक इनइफेक्टिव रोल प्ले करेगा, वो एक खराब इफेक्ट डाल सकता है, बैड इफेक्ट डाल सकता है आपके कम्युनिकेशन में, आपके परफॉर्मेंस में।
चेयर में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाना, ठीक है, अपने पीठ को एकदम चेयर पे लगा देना, अपने पैर को स्विंग करते रहना, अपने हेड को इधर उधर घुमाते रहना, ये सारा एक खराब बॉडी पोस्चर है जो कि आपके कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को, परफॉर्मेंस को वर्स्ट कर सकता है, बैड इफेक्ट दे सकता है ना। अपने आप को थोड़ा आगे झुकाना, रिसीवर के सामने अपने आप को थोड़ा झुकाना, सामने वाले के सामने थोड़ा सा अपने आप को झुकाना, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना, अपने एल्बोज को अपने बॉडी के थोड़े साइड में रखना एंड उसे ध्यान से सुनना। ये सारा जो बॉडी पोस्चर है ये बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है एंड अपने आपके परफॉर्मेंस को ये गुड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बॉडी पोस्चर है ये भी एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। नॉट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस जो है वो भी एक रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। आप अपने सामने वाले से कितने डिस्टेंस में बात कर रहे हो ये आपका रिलेशनशिप बताता है उस पर्सन के साथ। अगर आप एक कलीग हो, आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सोशल डिस्टेंस में आ जाएगा। अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, अपने क्लोज फ्रेंड रिलेटिव के साथ बात कर रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो इंटीमेट डिस्टेंस होगा, ठीक है, बहुत ही करीबी वाला डिस्टेंस होगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा आपके बात करने में। या फिर आप अगर किसी स्ट्रेंजर से, किसी नए लोगों से बात कर रहे हो जिससे आप कभी पहले बात नहीं किए, हाँ, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो पब्लिक स्पेस में क्लैरिफाई किया जाएगा। एडवर्ड टी हॉल, ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफाइन किया था कि 3 तरीके के पर्सनल स्पेसेस होते हैं जिससे हम घिरे होते हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। ये जो फिजिकल डिस्टेंस है ये इंडिकेट करता है कि आप उससे किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, उससे किस तरीके का परफॉर्मेंस ले पा रहे हो। आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, आप कितना स्पेस ले रहे हो बात करने में, ये सारी चीज़ें एक परफॉर्मेंस क्रिएट करता है आपके नज़रों में, सामने वाले की नज़रों में, एंड आपका परफॉर्मेंस अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। तो 3 तरीके का पर्सनल स्पेस एडवर्ड टी हॉल ने बताया था और वो था इंटीमेट स्पेस, सोशल एंड कंसल्टिव स्पेस एंड पब्लिक स्पेस। इंटीमेट स्पेस में हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से घुलते मिलते हैं, जितना करीब रहते हैं बात करने में, जितना कम डिस्टेंस देते हैं, वो इंटीमेट स्पेस में आ जाता है। आपका सोशल एंड कंसल्टिव स्पेस में आपका जितना भी वर्किंग प्लेस में जो आप स्पेस दे रहे हो, आप अगर अपने बॉस कलीग से बात कर रहे हो या फिर आप कोई नए लोगों से बात कर रहे हो, आपके ऑफिस में कोई नए लोग आए, आप उससे बात कर रहे हो, तो ये सारा जो स्पेस क्रिएट करता है वो एक कंसल्टिव एंड सोशल स्पेस क्रिएट करता है। एंड द पब्लिक स्पेस, आप कहीं भी एक पब्लिक वाली एरिया में हो, ठीक है, एंड वहां पे आप अगर किसी स्ट्रेंजर से, नए लोगों से, एनोनिमस लोगों से बात कर रहे हो तो वो एक पब्लिक स्पेस क्रिएट करता है। आखिर ये कहा जाता है कि इडियम है इंग्लिश में टू कीप समवन एट आर्म लेंथ, एक इंसान को एक हाथ की दूरी पे रखो, ये एक इडियम है। इसका मतलब ये बताता है कि जितना दूरी रहेगा आपके बीच में उतना वीकर रिलेशनशिप क्रिएट करता है वो। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझाएं तो आप कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ, लवर्स के साथ ये चीज़ कहते होगे कि भाई लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चल पाती है। वैसी रिलेशनशिप, वैसी फ्रेंडशिप जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप बहुत दूर हो, आपका फ्रेंड, आपका लवर बहुत दूर है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उसके कारण जो रिलेशनशिप होती है, जो फ्रेंडशिप होती है वो धीरे धीरे वीकर होते जाती है। जो आप स्पेस क्रिएट करते हो वो बड़ा होते जाता है। आपका इंटीमेट स्पेस से, एक फ्रेंड वाले स्पेस से वो जाकर के एक पब्लिक स्पेस में क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट होना पसंद नहीं करते। तो ये जो स्पेस है, जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, डिस्टेंस जो क्रिएटिविटी है, ये एक कम्युनिकेशन को अच्छा भी बना सकती है एंड खराब भी बना सकती है। तो नाउ अब कुछ और फैक्टर देखते हैं जो कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है या फिर अफेक्ट करता है, जैसे कि जेंडर सेंसिटिविटी हो गया, कल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गया, प्रेफरेंस हो गया। ये सारे जो आइडियाज़ है, ये सारी जो चीज़ें, फैक्टर्स है, ये अफेक्ट करता है और कंफर्टेबल भी करता है साथ साथ आपको कम्युनिकेशन करने में। अगर कुछ कल्चर की बात देखें तो कुछ कल्चर में एक छोटा सा पैट थपकी भी अपने सुपीरियर्स या फिर अपने बॉस से एक एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस की फीलिंग दे सकता है, एक वार्म, एक एप्रिसिएशन की फीलिंग दे सकता है, एक वार्म हग, ठीक है, या फिर एक हैंडशेक, एक रिलेशनशिप, एक गुड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वाली, क्लोज रिलेशनशिप वाली फीलिंग दे सकता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। तो ये सारी जो डिस्टेंस कम्युनिकेशन है ये बहुत अच्छे से क्रिएट की जाती है।
अगर इसको एक और तरीके से समझे तो क्लास परफॉर्मेंस की तरह से समझ सकते हैं। एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते बार बार लेक्चर अटेंड करते करते अपने फेवरेट स्टूडेंट्स या फिर जो क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स हैं उसके पास जाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। ये एक पर्सनल इंटीमेसी क्रिएट करती है, एक ओपन बॉन्डनेस क्रिएट करती है। बट ज़्यादा क्लोजनेस भी बहुत हार्मफुल होता है। कभी कभार इसका बैड इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। कुछ पीपल जो होते हैं वो रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जब भी वो इमोशनल हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ को फोर्सफुली कराना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभार एक उठा हुआ हाथ, जब पेरेंट्स थोड़ा सा हाथ भी उठा देते हैं मारने के लिए ना, तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं एंड उस चीज़ का वो डिफरेंट फॉर्म में ले जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे हाथ उठा दिया, जबकि उसे मारा नहीं गया, बट एक छोटा सा हाथ उठाना था। ये हो सकता है, या फिर सिर्फ किसी को उंगली दिखाना, ये एक थ्रेट करना जैसा हो सकता है, किसी को डराना जैसा हो सकता है। तो जो कम्युनिकेशन, जो रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है, वो कभी कभी थोड़ा सा खराब हो सकती है जब आप इमोशनल होते हो या फिर किसी चीज़ को फोर्सफुली कराना चाहते हो। ऑथर ने इस चीज़ को अच्छे से देखा था हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के साथ। वो थोड़ा इमोशनल था एंड अपनी चीज़, अपने बातों को सही से रख नहीं पा रहा था। जो उसके जेस्चर्स थे, पोस्चर्स थे, वो थोड़े खराब थे, जिससे कि जज को ये फील हुआ था कि वो थोड़ा डरा हुआ है, उससे दबाव में करवाया जा रहा है एंड इसका बुरा असर पड़ा था उस लॉयर के क्लाइंट को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कहने का सिर्फ बस इतना सा है कि आपको कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में जा करके एक बड़ा बैड वर्स इफेक्ट क्रिएट करती है आपके परफॉर्मेंस में, आपके कम्युनिकेशन के परफॉर्मेंस में। अब देखते हैं साइलेंस, इसका क्या रोल है कम्युनिकेशन में। चुप्पी, कई बार हमारे टीचर्स हमें क्लास में बोलते हैं कि यार चुप हो जाओ, कितना शोर करते हो, जो क्लास देखो कितनी शांत है, वो कितनी अच्छी। साइलेंस भी एक अच्छा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। ये आपके परफॉर्मेंस को एक नॉर्मल परफॉर्मेंस से अबव एवरेज गुड परफॉर्मेंस तक ले जाता है। ठीक है, कई बार ये जो साइलेंस होता है ये ड्रामेटिक इम्पैक्ट भी देता है, एक सडन इम्पैक्ट भी देता है एंड कई बार ये डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट भी देता है, एक हार्मफुल इफेक्ट भी देता है ना। कई बार साइलेंस पावर भी शो करता है। साइलेंस को आप बहुत सारे तरीकों से बता सकते हो। आपके अंदर की सेंसिटिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट यूज़ करती है साइलेंस का एज अ कम्युनिकेशन टूल। आप जितना सेंसिटिव होते हैं, आप साइलेंस उतना ज़्यादा यूज़ करते हो कम्युनिकेशन करने के लिए। कई बार होता है ना, जो बच्चे ज़्यादा लड़ नहीं पाते, ज़्यादा बोल नहीं पाते, वो चुप ही रहते हैं एंड कुछ भी बोल के कोई भी चला जाता है एंड वो हमेशा साइलेंस का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक साइलेंस कम्युनिकेशन कराने में आपको बैड इफेक्ट तक पहुंचा सकती है। कई बार साइलेंस का यूज़ किया जाता है किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, किसी के बातों को, किसी के बिहेवियर को प्रोटेस्ट करने के लिए साइलेंस का यूज़ करते हैं। कई बार साइलेंस का यूज़ अपने अंदर के बातों को समझने के लिए, अपने अंदर की जो पावर है उसको जगाने के लिए। साइलेंस का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर हम देखें तो साइलेंस का बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट भी होता है प्रेजेंटेशंस में, स्पीचेस में, जब हम किसी का अटेंशन यूज़ करना चाहते हो। सपोज करो, मैंने भी ये चीज़ को फील किया जब मैं क्लासेस में था, जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रहा था, तो मैं पीछे बैठ करके थोड़े बैक बेंचेस के साथ थोड़ी मस्ती कर लेता था एंड जब टीचर लेक्चर कर रहे होते थे अचानक से सब साइलेंस एंड हमें भी लगता था यार क्या हो गया, क्योंकि हम तो ध्यान दे रही होते थे। जब तक आवाज़ हो रहा था समझ में आता था कि टीचर पढ़ा रही है। जैसे टीचर साइलेंस, क्लास साइलेंस, हमें भी समझ नहीं आता था क्या हो रहा है एंड पता चलता था बाद में कि टीचर तो हमें घूर के देख रही है। तो ये जो साइलेंस है, ये कभी कभार किसी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, किसी को समझाने के लिए या फिर किसी को डराने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, बट इसका एक और गलत इम्पैक्ट ये है कि अगर हम साइलेंस को अच्छे तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ नहीं करें अपने कम्युनिकेशन में, तो ये एक बैड इफेक्ट भी क्रिएट करता है। कई बार जो साइलेंस होता है वो नेगोशिएशंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि अभी बिहार में हड़ताल चल रही है, टीचर्स बोलते हैं कि हमें वेतनमान करो एंड जो वहाँ की सीएम है वो नहीं कर रहे, वो सिर्फ चुप ही बैठे हैं, साइलेंस में बैठे, कुछ बोल नहीं रहे। तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, चीज़ें वहीं की वहीं हैं। टीचर्स हड़ताल पे हड़ताल कर रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे। तो कई बार साइलेंस नेगोशिएशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई बार साइलेंस को एज ए इमोशनल भी यूज़ किया जाता है। कई बार हम देखते हैं ना, जो पर्सन ज़्यादा इमोशनल है, जो थोड़ा एंगर में है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस समय हमें साइलेंस ही रखना पड़ता है, चुप्पी रखनी पड़ती है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका एंगर खत्म होता है, इमोशनल खत्म होता है, तो हम उसे ईजी तरीके से संभाल लेते हैं। तो जो साइलेंस कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में। तो गाइस यहाँ पे एक लाइन और बच गया लास्ट में। इंदिरा गांधी को अपने साइलेंस के लिए बहुत जाना जाता था। हाई लेवल मीटिंग में वो बहुत देर तक साइलेंस रह सकती थी, चुप्पी से हाथ के रह सकती थी, लेकिन जब वो बोलती थी तो भाई कयामत।
एंड जैपनीज भी ये कहते हैं कि साइलेंस को बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो नाउ गाइज यहाँ पे थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।